प्राचीन इतिहास आज से शुरू करेंगे। 2-3 वीडियो बनाने की जगह एक ही वीडियो में 3-4 चैप्टर्स निपटाते चलेंगे, ठीक है ना। तो डेली सुबह वीडियोस आएंगी हमारी, आप मॉर्निंग में देख लिया करिए, ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करें प्राचीन इतिहास को पाषाण काल से पढ़ना। पहला प्रश्न मिलान करना है, विभिन्न जो इरा हैं, काल हैं, वो कब से कब तक रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्नों में तो आप इसी बात से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इनमें से कौन पहले आया कौन बाद में। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण या लघु पाषाण जिसमें लघु पत्थरों का प्रयोग होता था, उसके बाद नव पाषाण काल आया और लास्ट में उत्तर पाषाण काल आया। तो ठीक इसी क्रम में, अगर क्रम भी आ जाएगा तो इसी क्रम में आप सजाएंगे, ठीक है ना। उत्तर पाषाण काल में पाषाण काल के बाद जो सभ्यताएं हैं उसकी बात कर रहा है। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहेगा, ये रहेगा 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। उसके बाद 9000 ईसा से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण या लघु पाषाण काल। फिर नव पाषाण काल कब तक, 6000 ईसा पूर्व से 2000 या 2500 ईसा पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल जो है वह 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा, जो उत्तर पाषाण काल कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका, 2 3 1 4 होना चाहिए था। तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा फिर लास्ट में उत्तर पाषाण काल शामिल हैं। तो यह दोस्तों मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को किन किन भाग बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल दोस्तों यह उत्तर पाषाण काल में आता है, वो भी दक्षिण भारत की जो महान सभ्यता थी उसको महापाषाण काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह उत्तर पाषाण काल में आता है, बाकी सभी प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसको प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य इस सभ्यता के नहीं प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उनको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की। और फिर ऐतिहासिक काल जिसमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, उनको पढ़ा और समझा भी जा चुका है, इसलिए वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा, मध्य और नवपाषाण काल आते हैं, ठीक है, महापाषाण काल नहीं आता है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकार ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। देखिए ये चीज याद रखिएगा, दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है महापाषाण काल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और फिर है नव पाषाण काल। तो उपयुक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं, तो लघु पाषाण कहते हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा मध्य पाषाण काल को। तो केवल 2 होगा इसका उत्तर, ठीक है। लगभग 12000 ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। देखिए कालखंड में मत जाइएगा, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना, लगभग में हम लोग चलते हैं। मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मनुष्य आखेटक एवं पशुपालक बन गया था। मध्य पाषाण काल की देखिए यह विशेषता भी याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में CN कार्लाइल एवं सिंघल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई,
ठीक है। CN कार्लाइल द्वारा सिंघल क्षेत्र में अर्थात जहां श्रीलंका है लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव या होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? पिथेकैंथ्रोपस, या इसी को होमो इरेक्टस भी बोलते हैं। तो होमो इरेक्टस दे दे या पिथेकैंथ्रोपस दे दे, दोनों एक ही हैं। तो सामान्यतः इसे इस नाम से जाना जाता है। आरंभिक मध्य के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाएं हैं, गुफाओं में शैल चित्र हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो गुफाओं के शैल चित्र, ए इसका उत्तर होगा। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले में स्थित हैं। इनकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यूपी पीसीएस या यूपी TSS एग्जाम्स के लिए। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम में दोस्तों, बी। बुर्जहोम एक नवपाषाणकालिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। तो प्लेस ऑफ बिर्च किसे कहा जाता है? बुर्जहोम को। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तावास इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नौदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्र पाषाणकालिक स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज के शोधकर्ता HD सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। तो कहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे? नौदा टोली के। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में सिर रहता था, दक्षिण में पैर रहता था, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरवे एवं दायमाबाद पुणे जिले में सोन गांव, इनाम गांव, चंदोली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जोरवे संस्कृति का काल कब तक था? लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के मध्य। किसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण जो काल था उसको चाल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्र अर्थात ये उत्तर पाषाण में आता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। गैरिक मिदबांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ में? हस्तिनापुर में दोस्तों। गैरिक मिदबांड संस्कृति का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हुआ है। इस संस्कृति का काल 2000 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व याद रखिएगा। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मिदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मिदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बाकी तीनों तो भारत में है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। सी, ठीक है दोस्तों।
मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। देखिए पूछा भी जाता है कि किस स्थल से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। परत दर परत जब आप खुदाई करेंगे तो प्रत्येक काल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से कृषि कर्म के साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो हमने आपको बताया आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि इसके जो अभिलेखी साक्ष्य हैं मिले तो हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। तो बी इसका उत्तर है। जिस दिन पढ़ा समझा जाएगा उस दिन यह ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जिसका काल है। एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सुमेलित नहीं है? अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। लोथल रंगनाथ राव या एसआर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा वीके थापर, ये गलत है दोस्तों। बिष्ट ने, रवीन्द्र सिंह बिष्ट ने किया था, वीके थापर नहीं किया था। तो ABC सही है, डी गलत है। ठीक है, जगपति जोशी एवं RS बिष्ट ने किया था, रवीन्द्र सिंह बिष्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो बाकी तीनों तो इंडिया में है। हड़प्पा जो है, यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, ये सभी कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई आरंभ की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। देखिए पूछता है स्टुअर्ट पिगट ने किस नगर को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था? तो हड़प्पा को। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया नाम। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कंफ्यूज मत हुइएगा, विशाल स्नानागार नहीं है, ठीक है ना, अन्नागार है। जो हाँ अन्नागार होते थे वो सबसे बड़ी इमारत होते थे। 20 का उत्तर है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। देखिए मृतकों का टीला एक है राग का टीला। तो राग का टीला कौन है? संगनकल्लू, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर महोदय के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार था। यह हड़प्पा से मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख इमारतें विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति इत्यादि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, भारत में। सी इसका उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना यह लोथल से प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय प्रणाली के लिए जाना जाता है, नगरीय नियोजन के लिए जाना जाता है। तो व्यवस्थित शहरी जीवन इसकी प्रमुख विशेषता। बाकी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषता थी वह व्यवस्थित शहरी जीवन था। तो उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे, जिसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो
पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली कहाँ पे थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। यह इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? देखिए, रंगपुर और लोथल, इन दोनों से धान की भूसी या धान के साक्ष्य मिले हैं, तो यह गुजरात में स्थित है। सी इसका उत्तर है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के काठियावाड़ जिले में सुखभादर या मादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। क्या क्या मिला? कच्ची ईंटों का दुर्ग, पक्की ईंटों का भी प्रयोग, यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य भी मिला है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पाशुपति की पूजा करते थे। सिक्कों में, उनके मुद्राओं में पाशुपति मिले हैं, ठीक है। और पाशुपति की कई आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, तो पाशुपति की पूजा करते थे। या मातृ देवी होता है इसमें, तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक, जो चिन्ह होता है स्वास्तिक हिंदू धर्म का, ये जो चिन्ह होता है, ठीक है, स्वास्तिक, इसकी पूजा किया करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इससे यह पता चलता है कि लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा यह भी एक नया तथ्य आ जाएगा सामने कि लोहे की जानकारी भी उनको थी। फिलहाल अभी तक नहीं मिलने के कारण यह दिखता है साफ साफ कि लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कांसे का इसमें प्रयोग किया था। प्रयोग तो ज़्यादा तांबे का होता था दोस्तों, लेकिन कांसे का चूंकि इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है, तांबे और टिन को मिला करके, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कृषि कार्य हेतु पत्थर या प्रस्तर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार से मिले लोहे के उपकरण हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और लोहे की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल से। वैदिक काल से या ऋग्वैदिक काल से पूछेगा तो नहीं, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है दोस्तों? भारत का ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यह राखीगढ़ी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है। ये तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, लेकिन पूरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है और कहाँ स्थित है, ये आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो राखीगढ़ी फिलहाल भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा। दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा है। राखीगढ़ी गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी दोस्तों? नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो जो प्राप्त हुई है, यह महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित द्रविमोम वेदी पर आधारित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है।
सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यहीं से सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है, जिसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है, कपास का बृहत मात्रा में उत्पादन किया जाता था, उसका व्यापार किया जाता था। तो सी इसका उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। वे कपास उत्पादन में अग्रणी तथा अन्य फसलों से भी परिचित थे। ये फसलें चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि हैं। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया, देखिए पूछता है कपास का आरंभ कहाँ से हुआ? तो भारत से, सिंधु क्षेत्र से। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। आइए वैदिक काल भी, अंतिम अध्याय आज का देख लेते हैं। वैदिक काल। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ज्ञान। ठीक है ना, नॉलेज। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास माना गया है, वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपौरुषेय भी माना जाता है। क्यों अपौरुषेय माना जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह किसी द्वारा लिखी नहीं गई थी, डायरेक्ट ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी में या त्रयी में कौन शामिल नहीं है पूछता है? तो अथर्ववेद। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुनकर, इसकी रचना सुनकर हुई है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग में कौन कौन शामिल हैं? वैदिक संहिता अर्थात ये चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिला है, या 4 वर्णों का उल्लेख मिला है स्पष्ट रूप से। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन तथा मांडूक्य। किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद दोस्तों। यह पूरी काव्य संहिता एक प्रकार से काव्य ही काव्य है इसमें। ठीक है, श्लोक ही है इसमें। ठीक, जो पद्य रूप में पाई जाती है, गद्य के रूप में नहीं पाई जाती है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में एकमात्र ऐसा वेद है। ठीक है ना। तो सामवेद गाई जा सकने वाली रचना है, जबकि यजुर्वेद यह पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक, तो याद रखिएगा। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं के स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथमीय, जैमिनी एवं रामायणीय। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है या जनक कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 पुराण है कुल। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन से? मत्स्य सबसे पुराना जो पुराण है, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, भागवत, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद। तो पुराणों में सबसे प्राचीन जो है वह मत्स्य पुराण है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान कहाँ से होता है? यजुर से, याद रखिएगा, यजुर्वेद। ठीक है ना, डी इसका उत्तर है। तो यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद
जो कि उत्तर भारत में प्रचलित, जो कि केवल पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो पूछा जाएगा कौन सा यजुर्वेद पद्य और गद्य में दोनों में लिखा है, तो कृष्ण यजुर्वेद, ठीक, जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद में दोस्तों। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम जाबाल एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। सब नोटेबल है, सब बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब। पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? देखिए, एक अश्वमेध आपने सुना होगा, उसी तरह पुरुषमेध होता था, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों, ठीक है ना। पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। तो किसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदथ में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है? बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्पा और मितन्नी राजा मति उवजा की मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य तथा अश्विन कुमारों या अश्विन का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण दोस्तों, ठीक है ना, स्वर्ण आभूषण। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, निष्क, सुवर्ण तथा मशाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि माशका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी उसकी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को हेल मंड भी कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता है। वैदिक काल में किस पशु को अहन्या या अघन्या माना गया अर्थात वध करने योग्य नहीं? तो गाय को दोस्तों। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया तथा गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पर्णी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था, जैसे धनी व्यक्ति को गोमत, राजा को गोपति, समय को गोधूली, पुत्री को दुहिता ये सभी कहा जाता था। ये गोधूली जो है एक प्रश्न यह भी बनता है, गोधूली होती है तो जो शाम को ढलने का, सूरज के ढलने का समय होता है उसको गोधूली कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको गोधूली ही कहा जाता था वेदों में। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा दोस्तों उपनिषदों में मिलेगी आपको, ठीक, डी में। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेता श्वेतवर उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में? श्वेता श्वेतवर। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है।
उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो किसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है? मुंडकोपनिषद में दोस्तों। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो गोत्रों की संख्या भी याद करिएगा। पूछता भी है कि निम्न में से कौन सा गोत्र नहीं है, तो यह याद रखिएगा। 7 गोत्र कौन कौन से हैं? कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।